जिन्स मर्द, उम्र 49 साल, मुकाम काजियाडो कीनिया, हालत मुर्दा, खानदान मालूम, पैदाइश की जगह पाकिस्तान कराची। 23 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तानी सहाफ़ी जिसका ताल्लुक एयरवाइज चैनल से था, कीनिया के शहर नैरोबी में एक पुलिस ऑफिसर के हाथों कत्ल कर दिया जाता है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया इतवार की रात को पेश आया, जब कीनिया की पुलिस एक चोरीशुदा कार की तलाश में सड़क पर नाका लगाए हुए थी। इसी वक्त अरशद शरीफ की गाड़ी भी उधर से गुजरती है, जिसे रुक जाने को कहा जाता है, मगर वो गाड़ी पुलिस चौकी से निकलने की कोशिश करती है। पुलिस इस अफरा तफरी के आलम में इस गाड़ी पर गोलियां चला देती है और इसके ही नतीजे में गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठी हुई सवारी, जिसका नाम अरशद शरीफ था, मौके पर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। ये खबर पाकिस्तान में आग की तरह फैल जाती है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाज़ा तो फिलहाल लगाया नहीं जा सकता, लेकिन अरशद शरीफ आज इस दुनिया में नहीं है, उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। पेशे के एतबार से अरशद शरीफ कोई आम आदमी नहीं थे। 1999 में द न्यूज़ से अपने सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ किया और इसके बाद 2001 में डेली डॉन को ज्वाइन किया। अपने सहाफ़ती सफ़र में आज न्यूज़ और दुनिया टीवी जैसे फेमस मीडिया ग्रुप्स में डायरेक्टर न्यूज़ की अहम पोजीशंस पर भी काम किया। इसके बाद साल 2014 में मशहूर मीडिया ग्रुप एयरवाइज न्यूज़ में पावर प्ले के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। इसी प्रोग्राम की बदौलत 2018 में फेवरेट करंट अफेयर एंकर मेल के अवार्ड से भी नवाजे गए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की फहरिस्त में शायद अरशद शरीफ का शुमार दौरे हाज़िर के टॉप जर्नलिस्ट में आता था। अपने काम को बखूबी अंजाम देते हुए साल 2016 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुंसलिक ऑफशोर कंपनी पर एक प्रोग्राम भी किया। उस प्रोग्राम में चेवरॉन जर्सी नामी कंपनी से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ताल्लुक का इंकशाफ भी किया। इसी प्रोग्राम में चेवरॉन जर्सी नामी कंपनी से होने वाले $20 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का भी इंकशाफ किया। इस किस्म के इंकशाफात के बाद उस वक्त की हुकूमत और इमरान खान की सियासी जमात PTI के दरमियान अदालत का खेल शुरू हो गया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर सहाफ़ती, सियासी और अदालती दुनिया की तरफ से घेरा तंग होना शुरू हुआ। इसी प्रोग्राम में अरशद शरीफ की जानिब से चौधरी शुगर मिल स्कैंडल को भी मंजर-ए-आम पर लाया गया। उस वक्त के गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक अशरफ महमूद के मुताबिक चेवरॉन जर्सी नामी कंपनी बनाई ही इसलिए गई थी ताकि चौधरी शुगर मिल्स को $20 मिलियन का फंड दिया जाए। अरशद शरीफ के मुताबिक चौधरी शुगर मिल के मालिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े भाई मियां अब्बास शरीफ हैं और उनके नाम से ही ये शुगर मिल भी बनाई गई। इस किस्म के इंकशाफात के बाद उस वक्त की हुकूमती जमात और अरशद शरीफ के दरमियान एक तलखी पैदा हो गई। सियासी मैदान में हुकूमत को मुखालफिन की जानिब से अदालती तहकीकात करवाने की डिमांड रखी गई, जिसके नतीजे में एक अदालती फैसले की बदौलत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर ताउम्र दोबारा सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी गई और मजीद जिंदगी जेल में गुजारने का फैसला भी सुनाया। इसके साथ ही नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को भी अदालत में झूठा सबूत पेश करने के जुर्म में कुछ साल उम्र कैद की सजा दी गई। इन अदालती डिसीजंस के बाद हुकूमती जमात की तरफ से अरशद शरीफ को उस वक्त की अपोजिशन जमात PTI से फंडिंग लेने तक के इल्जामात का सामना करना पड़ा और इनसे मुंसलिक मीडिया ग्रुप एयरवाइज चैनल को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। जहां यह तमाम तनकीद अरशद शरीफ की जिंदगी पर असरअंदाज होती रही, वहां अपोजिशन पार्टी PTI की तरफ से इनकी इस बेबाक और नडर सहाफत की तारीफ भी होती रही। बज़ाहिर इन मामलात को देखते हुए अरशद शरीफ की ज़िंदगी में बनने वाले एक दुश्मन की निशानदही तो की जा सकती है, लेकिन अरशद शरीफ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब 2018 के इलेक्शन में फातेह करार पाने वाली जमात PTI को अपोजिशन की तरफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत 3.5 साल बाद घर जाने पर मजबूर कर हुकूमत से यूं हटाए जाने के बाद PTI चेयरमैन इमरान खान की जानिब से रजीम चेंज ऑपरेशन जैसे संगीन इल्जामात का आगाज शुरू हो गया।
इमरान खान के मुताबिक उन्हें गैर मुल्की साजिश के तहत हुकूमत से हटाया गया। इनकी जानिब से उस वक़्त के आर्मी चीफ और अपोजिशन जमातों पर इस साजिश में गैर मुल्की ताकतों के साथ गठजोड़ करने के इल्ज़ामात भी लगाए गए। इमरान खान की हुकूमत से हटने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून हुकूमत पर विराजमान हो गई। इमरान खान के इस बयानिए की हमायत में सहाफ़ती दुनिया से भी आवाज़ें बुलंद हुईं और इन आवाज़ों में अरशद शरीफ की आवाज़ सबसे नुमायां थी। अरशद शरीफ के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ गैर मुल्की ताकतों की तरफ से एक साजिश बनाई गई और इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और दीगर सियासी जमातें इस साजिश में आलाकार बनी। अरशद शरीफ के इस बयानिए से जहां अब की हुकूमती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाखुश थी, वहां दूसरी जानिब मुसलसल पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ पीटीआई नुमाइंदों की जानिब से अरशद शरीफ के प्रोग्राम्स में लगने वाले इल्ज़ामात की बौछार से खुद पाकिस्तानी आर्मी के आला ओहदेदारान भी नाखुश थे। पाकिस्तानी सियासत की गर्मा गर्मी का अमली मुजाहरा तब शिद्दत पकड़ गया जब पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। पाकिस्तान से एक नुमाया तादाद इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा तो बनी, पर मौजूदा मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर राना सनाउल्लाह की तरफ से एक ज़बरदस्त पुलिस एक्शन के सबब ये लॉन्ग मार्च रोक दी गई। इस लॉन्ग मार्च पर होने वाले मजालिम के किस्से भी मीडिया की जुबानी दिन और रात अवाम तक पहुंचे और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर राना सनाउल्लाह के पीछे असल में किन लोगों का हाथ है, इनकी निशानदही भी खूब की गई। एक मुसलसल चपकलिश जो कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान थी, वो एक खौफनाक शक्ल में ढलना शुरू हो गई। अरशद शरीफ की इमरान खान के बयानिए की हमायत को हुकूमती ईवानों में सख्त नापसंद किया गया और दूसरी जानिब पाकिस्तान आर्मी की करदार कशी करने पर हुकूमती ओहदेदारानों की तरफ से अरशद शरीफ और एयरवाइज चैनल का बाइकआउट किया गया। इसी हंगामा आराई की सूरत में एक दिन पीटीआई के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से एयरवाइज चैनल पर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बयान दिया गया। शहबाज गिल के बयान के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और फौजियों को अपने सीनियर्स के ऑर्डर लेने से इनकार कर देना चाहिए। इस बयानिए के बाद एयरवाइज चैनल पर रिवोल्ट अगेंस्ट आर्मी के कानून के तहत पाबंदी लगा दी गई और मुल्क भर में इस चैनल की नशरियात को बंद कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से सख्त रद्द अमल की सूरत में शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया और एयरवाइज चैनल पर सेडिशन चार्जेस लगाकर अदालत में मामला लेकर जाया गया। यहाँ से अरशद शरीफ की जिंदगी का वो दौर शुरू हुआ जिसमें उन्हें भी अदालत जाना पड़ा। एक दिन अदालत जाते हुए एक और सहाफ़ी जिसका नाम मतीउल्लाह जान है, उसने सवाल पूछा कि पाकिस्तान में फ़ौज का किरदार न्यूट्रल है, जिस पर अरशद शरीफ ने जवाब दिया फ़ौज को सिर्फ वो काम करना चाहिए जिसकी उसे इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि इनका किरदार क्या है। फिर उस सहाफ़ी ने सवाल किया, मीर जाफ़र कौन है? जिस पर अरशद शरीफ का जवाब था, मीर जाफ़र के पास दोनों ओहदे थे, वो सिपा सलार भी था और गवर्नर भी था। पाकिस्तान में सबको पता है मीर जाफ़र कौन है। बस इस जवाब के बाद अरशद शरीफ पर FIRs कटने का एक सिलसिला शुरू हो गया। तकरीबन 16 FIRs काटी गई। अरशद शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में बयान देते हुए ये भी कहा कि उनको और उनकी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है, पर FIRs और अदालती सफ़र का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ पर एक और चीज़ की निशानदही करना ज़रूरी है कि इस बयानिए के बाद अरशद शरीफ खुद पाकिस्तानी अफवाज की नज़र में अपनी कदर खो बैठे थे। इस बयानी के पेश नज़र अरशद शरीफ के हरीफों में खुद इस्टेब्लिशमेंट का नाम भी नुमाया होता है। पाकिस्तान में अरशद शरीफ को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक थ्रेट अलर्ट लेटर भी मिला। इस लेटर के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से अरशद शरीफ को निशाना बनाया जाएगा। अरशद शरीफ की मौत के बाद इसी लेटर की तस्दीक खुद DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने प्रेस को ये भी बताया कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से ये थ्रेट अलर्ट लेटर खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हदायत पर जारी किया गया। इस बात का इनकार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कहकर करती है कि इस किस्म के लेटर्स काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की रोज़ की कार्रवाई का हिस्सा है।
इसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है। अरशद शरीफ को भी पीटीआई से एक नुमायां सपोर्ट हासिल है और इसी सपोर्ट के पेश नज़र अरशद शरीफ ने पेशावर एयरपोर्ट से दुबई जाना मुनासिब समझा होगा। इस मुल्क में अरशद शरीफ पर बनने वाले केसेस और अरशद शरीफ के अदालती बयानिए के बकौल कि उनको थ्रेट्स दी जा रही हैं और इसके साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से मिलने वाली थ्रेट अलर्ट की सूरत में ही उन्होंने ये मुल्क छोड़ने का फैसला किया। खुद पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के मुताबिक ये मशवरा अरशद शरीफ को उन्होंने भी दिया था। तो बज़ाहिर इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए अंदाज़ा यही होता है कि अरशद शरीफ का मुल्क छोड़ने का प्लान बगैर सोचे समझे तश्कील नहीं पाया, बल्कि इनकी फैमिली से लेकर पीटीआई की अहम शख्सियात तक से मशावरत के बाद अमल में आया और इस तरह अरशद शरीफ अपना वतन पाकिस्तान छोड़कर दुबई चले गए। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अरशद शरीफ दुबई ही क्यों जाना चाहते थे। इसका जवाब खुद अरशद शरीफ के कुलीग्स ये देते हैं कि उस वक़्त उनके पास किसी और मुल्क जाने का ना वीज़ा था और ना ही ऐसा कोई और ऑप्शन था, जबकि अरशद शरीफ खुद बरतानिया जाना चाहते थे। इन जवाबात के बाद अगर गौर फिक्र के अमल से अरशद शरीफ की सूरत हाल को गुजारा जाए तो एक ही नतीजा निकलता है कि वो उस मुल्क जाना चाहते थे जिधर इनकी जान को खतरा ना हो। इसी की बदौलत वो दुबई रवाना हुए, जो कि सेफेस्ट प्लेस मानी जाती है। इस तमाम वाक़े पर DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर के मुताबिक एयरवाई न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हमाद यूसुफ से जब डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश की गई तो उन्होंने इंकशाफ किया कि एयरवाई CEO सुलेमान इकबाल की तरफ से हदायत की गई थी कि जल्द अज जल्द अरशद शरीफ को दुबई भेजा जाए। इस हदायत का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भी DGISPR की जानिब से प्रेस के सामने लाया गया। मजीद ये कि अरशद शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में बादशाह खान एयरपोर्ट तक गए। इनकी टिकट के मुताबिक 10 अगस्त को दुबई के लिए रवाना भी हुए। दुबई में इनका स्टे 1 माह तक वैलिड था, जिसकी सूरत में अरशद शरीफ को 9 सितंबर तक दुबई हुकूमत को अपनी वापसी की खबर देनी थी। DGISPR के मुताबिक ये टिकट एयरवाई असिस्टेंट मैनेजर की हदायत पर एक एजेंट जिसका नाम फजले रब्बी है, इसके ज़रिए 9 अगस्त को 4:40 पर बुक कराया गया। तो क्यों ना, जब हर जगह एयरवाई CEO की हदायत के मुताबिक काम हुआ है तो इनसे भी अरशद शरीफ की कत्ल की तफ्तीश कराई जाए। यहाँ एक और किरदार भी सामने आता है कि अरशद शरीफ को बाहर बुलाने में दिलचस्पी लेने वालों में से एयरवाई CEO सुलेमान इकबाल का नाम भी नुमाया है। बज़ाहिर ये स्क्रीनशॉट जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एयरवाई हमाद यूसुफ और एयरवाई CEO सुलेमान इकबाल की चैट का था, वो फेक भी हो सकता है, लेकिन ना तो DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर के इस सबूत का इनकार हमाद यूसुफ ने किया और ना ही सुलेमान इकबाल की तरफ से कोई तरदीद मंजर आम पर आई। लेकिन अगर हम इस सबूत को सच भी मान लेते हैं तब भी सुलेमान इकबाल पर अरशद शरीफ का कत्ल साबित करने के लिए किसी तलखी का होना ज़रूरी है। और इस चीज़ की तफ्तीश के लिए जब सुलेमान इकबाल को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए नोटिस भेजा गया तो उन्होंने हुकूमती जमात की जानिब से बनने वाली इन्वेस्टिगेशन टीम पर अदम एतमाद जाहिर किया। सुलेमान इकबाल बैरून मुल्क मुकीम है। इस वक्त किसी को भी उनकी रहाइश का पता नहीं। इनकी वतन वापसी पर भी हज़ारों सवाल उठते हैं। खुद उन पर उनके चैनल के खिलाफ सेडिशन चार्जेस हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं। सुलेमान इकबाल एक बिजनेसमैन हैं। शहबाज गिल के बयान के बाद जब इनके खिलाफ अदालती महाज खोला गया तो उसके साथ ही एयरवाई की ब्रॉडकास्ट पूरी दुनिया में बंद कर दी गई। इस पाबंदी के बायस उन्हें काफ़ी फाइनेंशियल लॉस का सामना भी करना पड़ा होगा, लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़े इम्तिहान ने भी उन्हें मुश्किल में डाल दिया।
दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर, जो कि एयरवे ग्रुप के स्टेक होल्डर्स हैं, इनके सीईओ अहमद बिन सुलेमान की तरफ से भी एयरवे पर पाबंदी के बाद इल्जामात की बौछार शुरू हो गई। अहमद बिन सुलेमान के मुताबिक 21 साल पहले उनके और एयरवे के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया था। इस एग्रीमेंट के तहत दुबई में एयरवे को एक इंडस्ट्रियल प्लॉट कंस्ट्रक्ट करना था, लेकिन आज तक ये कमिटमेंट सुलेमान इकबाल की तरफ से मुकम्मल नहीं हुई और इसकी वजह से इनकी कंपनी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस किस्म के मसाइल के बायस बज़ाहिर ये नज़र आता है कि सुलेमान इकबाल भी अपने ऊपर लगे हुए सेडिशन चार्जेस को जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाहते होंगे, क्योंकि इन लॉन्गर टर्म ये खुद उनके बिजनेस के लिए कोई बेहतर अमल नहीं है। लेकिन अरशद शरीफ की तरफ से मुसलसल फौज की करदार कशी पर जो असर खुद अरशद शरीफ को बर्दाश्त करना पड़ रहा था, वहाँ सुलेमान इकबाल भी इस नुकसान के मुतासर थे। इस बात को तक़वियत यहाँ से मिलती है जब इन सब मामलात के बीच एयरवे चैनल ने अपने रास्ते अरशद शरीफ से जुदा कर लिए। अरशद शरीफ के पाकिस्तान से जाने के तकरीबन 21 दिन बाद 31 अगस्त 2022 को एक ट्वीट के जरिए अरशद शरीफ से एयरवे चैनल की अलहदगी का ऐलान किया गया। इस ट्वीट के मुताबिक अरशद शरीफ के बयानात कंपनी पॉलिसी के खिलाफ हैं, जिसके बायस एयरवे नेटवर्क और अरशद शरीफ के दरमियान इस 8 साल के सफर को ख़त्म किया जाता है। यहाँ से ये साबित होता है कि अरशद शरीफ के बयानिए से जिधर हुकूमती जमात और इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हो रहा था, वहाँ इन दोनों इदारों के रिएक्शन से खुद एयरवे को भी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बायस नौबत यहाँ तक आ गई कि सुलेमान इकबाल को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। और जहाँ इस मुल्क में इनके खिलाफ केसेस खुलना शुरू हुए, वहीं इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स की जानिब से भी प्रेशर बनना शुरू हो गया। तो इस लिहाज से सुलेमान इकबाल का नाम भी अरशद शरीफ के कत्ल में एक नुमायां हैसियत रखता है और इस बायस इनसे शक की बिना पर तफ्तीश होना भी लाजमी है। अरशद शरीफ 10 अगस्त 2022 को दुबई पहुंचे और 20 अगस्त 2022 को दुबई से कीनिया भी रवाना हो गए। इन 10 दिनों में दुबई में किससे मिले और किधर रहे और कीनिया के लिए रवाना होने से पहले किन लोगों से मशवरा किया और दुबई में रहने की बजाय सिर्फ 10 दिनों में ही दुबई क्यों छोड़ दिया। इन तमाम सवालात को जब तहकीक के अमल से गुजारा गया तो हैरत अंगेज जवाबात सामने आए। अरशद शरीफ दुबई में मिलेनियम होटल में रहायश पजीर थे। इस होटल में तकरीबन 10 दिन गुजारने के बाद कीनिया के लिए रवाना हुए। अरशद शरीफ की दुबई से रवानगी की वजह पाकिस्तान में उनके दोस्त अहबाब और सियासी जमात पीटीआई की तरफ से एक ही बताई जाती है कि पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से अरशद शरीफ को दुबई से वापस बुलाने के लिए एक लेटर लिखकर दुबई हुकूमत से दरख्वास्त की गई। लेकिन यहाँ एक गौरतलब बात यह भी है कि अगर इस इल्ज़ाम को दुरुस्त भी मान लिया जाए, तब भी अरशद शरीफ के पास इनकी टिकट पर मौजूद तारीख के हिसाब से 9 सितंबर तक का वक़्त था, लेकिन वो इस वक़्त से भी पहले 20 अगस्त को ही कीनिया के लिए रवाना हो गए। मौजूदा फॉरेन ऑफिसर आसिम इफ्तिखार के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किसी लेटर की सूरत में दुबई हुकूमत से अरशद शरीफ की वापसी की दरख्वास्त का वजूद ही नहीं है। इस बयान के बाद एक चीज़ तो ये क्लियर होती है कि अरशद शरीफ खुद अपनी मर्जी से दुबई से कीनिया रवाना हुए, वरना दुबई में मजीद रहने के लिए इनके पास 20 दिन मौजूद थे। अब यहाँ पे एक समझने की बात यह भी है कि कीनिया जैसे मुल्क का इंतखाब करने से पहले अरशद शरीफ को दुबई से निकलना ज़रूरी क्यों लगा, क्योंकि इस ज़रूरत के पेश नज़र वो पाकिस्तान को भी अलविदा कहकर दुबई इसलिए गए थे क्योंकि दुबई की सरजमीन पर वो अपने आप को पाकिस्तान से ज़्यादा महफूज समझते थे। तो जब दुबई जाने के लिए जिन लोगों से इसके मुतल्लिक मशवरा किया था, तो कैसे मुनासिब है कि वो लोग दुबई से कीनिया जाने के इंतखाब में भी शामिल ना हों, क्योंकि अकल तो इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान से निकलने और दुबई जाने के लिए जिन लोगों पर इत्मीनान किया गया होगा, वो लोग कैसे दुबई से निकल जाने के मशवरे में और कीनिया जैसे मुल्क के इंतखाब के मशवरे में शामिल ना हो। यहाँ एक बहुत बड़ा शक पीटीआई की जमात, इनके अपने कोलीग्स और वो लोग जिन्होंने दुबई में जाने का सारा इंतज़ाम किया, इन सब पर भी होता है,
क्योंकि ये वो सब लोग हैं शायद जिन्होंने दुबई से कीनिया जाने का इंतजाम भी किया होगा। इन तमाम लोगों के बयान के मुताबिक पाकिस्तान में अरशद शरीफ ने दुबई जाने से पहले इन्हीं लोगों से मशावरत की थी, क्योंकि उनको पाकिस्तान में अपनी जान का खतरा था। इस चीज का सबूत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर की सूरत में थ्रेट अलर्ट भी अरशद शरीफ को दिखाया गया। तो इन हालात में जब अरशद शरीफ के पास दुबई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल ना था, तो वो इसके पेश नज़र सिर्फ इन्हीं लोगों पर इत्मीनाद करते थे और इन्हीं लोगों के इत्मीनाद के बाद पाकिस्तान से एक बेहतर मुल्क जाने का फैसला भी किया। तो जब दुबई से कीनिया जाने का फैसला किया होगा तो ये सब लोगों से मुशावरत और इनके इत्मीनाद के साथ ही किया जाना चाहिए था। लेकिन इस चीज़ का फैसला तो तब ही हो सकता है जब इन लोगों में से कोई एक इंसान इंक्वायरी करवाने पर राजी हो जाए। अरशद शरीफ की दुबई से 20 दिन पहले कीनिया के लिए रवानगी की वजह भी यही लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि उनको वही खतरा जो पाकिस्तान में था अगर दुबई में भी लाहक हुआ तो फिर ही फौरन दुबई से निकल जाने का फैसला लेना चाहिए। इसके अलावा कोई और वजह काबिल कबूल नहीं। लेकिन अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि किसी भी दर्जे पर कीनिया पाकिस्तान से एक बेहतर मुल्क है, क्योंकि जो अनासिर पाकिस्तान में उनके लिए खतरनाक बन गए थे, तो कीनिया में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसके पेश नज़र वो अनासिर कीनिया में ज़्यादा बेहतर अरशद शरीफ को अपना निशाना बना सकते थे। पाकिस्तान में बनने वाली इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह FIA डायरेक्टर अतर वाहद और IB डिप्टी डायरेक्टर जनरल उमर शाहिद हमीद के इंकशाफ ने इस केस में एक और शक की गुंजाइश पैदा कर दी। उनके मुताबिक 19 अगस्त की दोपहर 2 से 4 बजे के दरमियान में अरब अमारात हुक्काम की तरफ से सलीम अब्दुल्ला नामी बंदा मिलीनियम होटल दुबई में अरशद शरीफ को मिलने आया था। इस इंकशाफ के बाद इस टीम की जानिब से सलीम अब्दुल्ला की शनाख्त और शामिल तफ्तीश के लिए पाकिस्तानी कौंसुलेट जनरल इन दुबई से दरख्वास्त की गई है। इसी टीम की जानिब से दरख्वास्त में जिन चीज़ों की तफसील मांगी गई है उनमें अरशद शरीफ के वीज़ा और सफरी डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा अरशद शरीफ के रहने के लिए इस्तेमाल होने वाली हर जगह के बारे में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ की डिमांड भी रखी गई है, वो है अरशद शरीफ का कॉल डाटा रिकॉर्ड। और इस दरख्वास्त में UAE हुकूमत से ये भी पूछा गया है कि क्या उनकी तरफ से अरशद शरीफ को दुबई छोड़ देने का कहा गया। लेकिन अब तक UAE की जानिब से इन तमाम डिमांड्स का कोई जवाब सामने ना आया। UAE हुकूमत की जानिब से जब इन डिमांड्स को पूरा किया जाएगा तो शायद इस कत्ल की बहुत सी मुश्किलात हल हो जाएं और अरशद शरीफ को इंसाफ भी मिल सके जिसके वो हकदार हैं। अरशद शरीफ 20 अगस्त को कीनिया के लिए रवाना हुए और कीनिया में इनका स्टे तकरीबन 2 माह था। इस 2 माह के अरसे में अरशद शरीफ जिनके अपार्टमेंट में रहाइश पजीर थे वो 2 भाई थे जिनका नाम वकार और खुरम अहमद है। इन दोनों का किरदार इस मामले में सबसे अहम है, क्योंकि इनमें से खुरम अहमद वो इंसान है जो अरशद शरीफ की मौत के वक्त इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था जब पुलिस ने इनकी गाड़ी पर गोलियां चला दी। खुरम और वकार का ताल्लुक और पैदाइश पाकिस्तान के शहर कराची की है और ये दोनों भाई कीनिया के शहर नैरोबी में प्रॉपर्टी का बिजनेस चलाते हैं। अरशद शरीफ जब कीनिया आए तो पुलिस को इन दोनों भाइयों के अपार्टमेंट में स्टे के मुतालिक आगाह किया। अरशद शरीफ के मुताबिक ये अपार्टमेंट इसी शख्स का है जिसने कीनिया के लिए इन्हें स्पॉन्सर किया है। इस बात की तस्दीक UAE की हुकूमत भी करती है कि अरशद शरीफ को कीनिया बुलाने के लिए स्पॉन्सर खुद वकार अहमद ने किया है। अरशद शरीफ कीनिया में जिस अपार्टमेंट में रहाइश पजीर थे वो शहर नैरोबी में वाक़ है और पाकिस्तानी हाई कमीशन से तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत पर है। ये अपार्टमेंट जिस बिल्डिंग में है ये इस इलाके की जानी पहचानी बिल्डिंग है और इस इलाके में मौजूद पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के बकौल ये बिल्डिंग की तामीर खुद वकार और खुरम ने करवाई थी।
इस बिल्डिंग के साथ एक और बिल्डिंग भी मौजूद है जिसका मालिक एक इंडियन बिजनेसमैन है और ये इलाका नैरोबी के रिच इलाकों में से एक है। जिस बिल्डिंग में अरशद शरीफ रहायश पजीर थे, इस बिल्डिंग की हिफाजत के लिए 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हर वक्त हिफाजत पर मामूर रहते थे। यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है कि वकार अहमद और खुर्रम अहमद वो लोग हैं जो कीनिया में अरशद शरीफ की हिफाजत के गारंटर होने चाहिए, क्योंकि जिस किस्म के हालात के बायस अरशद शरीफ पाकिस्तान से निकलकर दुबई गए, जिसका तज़किरा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से लेकर उनके अपने अदालती बयान तक में था, वही हालात जब दुबई में नासाजगार हुए तो इन हालात से बचने के लिए ये 2 लोग ही अरशद शरीफ की जान की हिफाजत के ज़ामन होने चाहिए थे। इस किस्म के एतमाद के बायस ही अरशद शरीफ ने भी इनकी इन्विटेशन के बाद कीनिया जाने का फैसला किया होगा। वकार अहमद और खुर्रम अहमद के मुतालिक इससे ज्यादा मालूमात नहीं मिलती कि वो कीनिया में एक प्रॉपर्टी बिजनेसमैन की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं। वकार अहमद और खुर्रम अहमद का इस कत्ल के वाक़े में क्या किरदार है, इसका अंदाज़ा तो फिलहाल नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कीनिया पुलिस के मुताबिक जब गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं तो अरशद शरीफ के हमराह खुर्रम अहमद भी ड्राइविंग सीट पर मौजूद था, जो इस वाक़े में शदीद जख्मी हुआ। यहाँ से एक बात तो साबित होती है कि अगर हम कीनिया की पुलिस की इस रिपोर्ट को सच भी मान लें, तब भी पुलिस की गोलियों का निशाना तो खुद खुर्रम अहमद होना चाहिए था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक खुर्रम अहमद ही गाड़ी चला रहा था और गाड़ी को रोकने के लिए ही इस गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। तो खुर्रम अहमद को गोली क्यों नहीं लगी, जो कि सीधा मुजरिम है। पुलिस ने जब भी गाड़ी को रोकने का कहा होगा तो ड्राइवर की तरफ से ही इशारे की सूरत में कहा होगा और गाड़ी वहां से भगाने का जिम्मेदार भी ड्राइवर ही होना चाहिए। लेकिन ये तो जैसे कुदरत का ही कमाल है कि निशाना भी ठीक जगह लगा और मौत भी उस बंदे को आई जो उस मौत के खौफ से पाकिस्तान से निकलकर दुबई और दुबई से हंगामी हालात में कीनिया पहुंचा। ये महज एक इत्तफाक भी हो सकता है और जो पुलिस बयान कर रही है इसमें सदाकत भी हो सकती है, लेकिन ये जिस पुलिस और जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं वहाँ ये सब इत्तफाक से होना ज़रा मुश्किल लगता है। कीनिया इस दुनिया में क्राइम के एतबार से 23 नंबर पर है और मुल्क में क्राइम रेशो 60.14 है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत नैरोबी है, जो कि रकबे के लिहाज से इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक अरशद शरीफ का कत्ल भी पुलिस के हाथों उसी तरह हुआ है जैसे हर साल तकरीबन 110 लोग इस पुलिस के हाथों बेगुनाह कत्ल होते हैं। इस मुल्क में साफ पानी की कमी के साथ साथ तालीम का भी फुकदान है, जिसके बायस नाजायज कत्ल और रेप केसेस की तादाद इंतहा पर है। शहरियों की जानिब से पुलिस एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में इस्तेमाल की जाती है और अपना असला तक खुद माफिया को फरोख्त कर रही होती है। ऐसे कई वाकयात कीनिया की पुलिस के मुतालिक रिपोर्ट हुए हैं जहां पुलिस के बंदों को खरीद के अपनी मर्जी के अशखास को कत्ल करवाया गया हो। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक कीनिया में पिछले 20 सालों में 6 मासूम सहाफ़ियों को कत्ल किया गया है। स्पेशल सर्विस यूनिट SSU, जो कि कीनिया की लोकल पुलिस है, पिछले कई सालों से इन पर टॉर्चर, अगवाकारी और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स जैसे संगीन इल्ज़ाम लगते रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अगर हम इन इल्ज़ामात को एक तरफ रख दें और सिर्फ कीनिया पुलिस की इस वाक़े पर आने वाली स्टेटमेंट्स पर ही गौर करें तो इधर भी 1000 सवाल उठ खड़े होते हैं। जैसा कि अरशद शरीफ के मौत के बाद सबसे पहला बयान जो कीनिया की पुलिस की जानिब से आया वो ये था कि अरशद शरीफ का मामला गलत शनाख्त की बदौलत इस हौलनाक नतीजे तक पहुंचा। पुलिस के मुताबिक इनको एक चोरी शुदा मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर की तलाश थी
जिसका नंबर KDJ 700F था और इस गाड़ी के अंदर एक बंदे को अगवा करके लेके जाया जा रहा था। रोड बैरियर लगाकर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी, तब ही हमें अरशद शरीफ की गाड़ी पर शक हुआ। जब पुलिस ने इसे रुकने को कहा तो गाड़ी ने रोड बैरियर से भागने की कोशिश की और अफरा तफरी के आलम में पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए गाड़ी पर गोलियां चला दी और बाद में गाड़ी की तलाशी लेते हुए अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने गलत शख्स पर गोलियां चला दी और ना ही ये वो गाड़ी थी जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके बाद कीनिया पुलिस की जानिब से एक दूसरा बयान भी सामने आता है जो पुलिस के किरदार को मजीद शक में मुब्तला कर देता है। पुलिस के मुताबिक जब गाड़ी को रुकने का कहा गया तो गाड़ी भगाने की कोशिश के साथ गाड़ी के अंदर से पहला फायर पुलिस की जानिब किया गया, जिसके नतीजे में पुलिस ऑफिसर को भी इजाज़त दे दी गई कि वो भी जवाबी फायर कर दे। इन दो बयानात में ज़मीनों आसमान का फ़र्क मालूम होता है, क्योंकि अगर फैक्ट्स को मद्देनज़र रखा जाए तो जिधर कीनिया की पुलिस का एक्शन गलत था, वहाँ दूसरे बयान में अरशद शरीफ की गाड़ी से गोली चलने वाली बात की नफ़ी तो खुद पुलिस का रद्द-ए-अमल करता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर से पुलिस पर गोली चलाने का मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है। तो जब ये ऑफेंस अरशद शरीफ की गाड़ी के अंदर से परफॉर्म हुआ तो जिंदा बच जाने वाले खुर्रम अहमद के खिलाफ इस किस्म के ऑफेंस को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और आज तक इस बयान के बाद खुर्रम अहमद को इस ऑफेंस को लेकर अदालत का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया गया। तो पुलिस की जानिब से ये इक़दाम ना लेना इस बात को तक़वियत बख्शता है कि पुलिस अपने इस बयान पर झूठ बोल रही है कि उन पर अरशद शरीफ की गाड़ी की जानिब से पहले फायरिंग का सामना करना पड़ा। दूसरा तजाद इन बयानात में खुद कीनिया का लोकल मीडिया बयान करता है। कीनिया के मीडिया के मुताबिक अरशद शरीफ की मौत जिस ऑफिसर के हाथों हुई है वो स्पेशल सर्विस यूनिट का एहलकार नहीं बल्कि GSU जनरल सर्विस यूनिट का एहलकार है, जो कि मिलिट्री यूनिट ऑफ कीनिया के तौर पर अपने फराइज सरअंजाम देता है। इनके अलावा एक और हकीकत भी सामने आती है कि अगर ये वाकई में मिस्टेकन आइडेंटिटी का ही सानिया है तो जिस गाड़ी की तलाश पुलिस को थी, जिस गाड़ी की वजह से रोड बैरियर लगाए गए थे और जिस गाड़ी के मुतल्लिक खबर पुलिस को कंफर्म थी कि इसका नंबर KDJ 700F था और ये गाड़ी का मेक मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर था, तो ये सब चीज़ें मौके पर भूल क्यों गईं? क्योंकि अरशद शरीफ की गाड़ी पुलिस के मुताबिक लैंड क्रूज़र V8 थी और इसका नंबर KDG 200M था। बज़ाहिर देखने में भी इन दो गाड़ियों की बॉडी और शेप में ज़मीनों आसमान का फ़र्क वाज़ेह होता है, क्योंकि लैंड क्रूज़र V8 एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है और पुलिस को जिस मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर की तलाश थी वो एक वैन थी। तो बज़ाहिर गाड़ी को देखकर भी गाड़ी पर शक करना जायज़ ना था अगर तलाशी ही मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर की थी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक इनको अभी तलाश मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर की ही है। पुलिस के एक्शन पर जितने भी सवाल उठने चाहिए वो सब जायज़ होंगे, लेकिन लोकल मीडिया जो कि कीनिया का अपना है, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को कत्ल करने वाला एहलकार कीनिया मिलिट्री के GSU यूनिट का एहलकार था। ये GSU, जिसका पूरा नाम जनरल सर्विस यूनिट है, 1948 में कायम किया गया था। ये यूनिट कीनिया की पुलिस का पैरा मिलिट्री विंग है। इसके अंदर हाईली ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। ये यूनिट कीनिया के अंदरूनी और बैरूनी जंगों में भी इस्तेमाल होता रहा। 1963 से लेकर 1969 के दरमियान कीनिया और सोमालिया के माबैन लड़ी जाने वाली खौफनाक शिफ्ता वॉर में भी इस GSU यूनिट को इस्तेमाल किया गया था। 1990 के कीनिया में होने वाले सियासी दंगों में इसी GSU यूनिट के हाथों कई मासूम और बेगुनाह लोग भी हलाक हुए थे। इसी यूनिट के अंदर बहुत से ऐसे एहलकार भी हैं जिन्हें खरीदा जाता रहा है
और अपनी मर्जी का काम भी करवाया जाता रहा है। रिश्वत के बायस जनरल सर्विस यूनिट के अंदर भी हालात बहुत अफसरदा हैं और कीनिया के लोकल सिटीजन्स लातादाद प्रोटेस्ट में जीएसयू यूनिट के इन जुराइम का तस्करा भी कर चुके हैं। इन सब हालात को जानने के बाद एक अंदाज़ा तो ये लगाया जाता है कि इस किस्म के मुल्क को अपनी जान की हिफाजत के लिए चूज़ करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, या किसी के बहुत एतमाद जाहिर करवाने के बाद ही ऐसे मुल्क का चलाव होना चाहिए। अरशद शरीफ की मौत से कुछ घंटे पहले अरशद शरीफ एमओ डंप शूटिंग रेंज पर मौजूद थे। लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एमओ डंप शूटिंग रेंज पर अरशद शरीफ बहुत दफ़ा पहले भी आते रहे हैं। यहाँ पर सबसे अहम इंकशाफ ये हुआ कि एमओ डंप शूटिंग रेंज का मालिक खुद वकार अहमद है। इस शूटिंग रेंज की इंतज़ामिया में खुद वकार अहमद, इसकी बीवी म्योरीन और एक दोस्त जमशेद खान हैं। फैक्ट फोकस वेबसाइट के सहाफ़ी अहमद नूरानी को खुद जमशेद खान ने यह बयान दिया कि अरशद शरीफ का कत्ल कीनिया मिलिट्री की गलती की बदौलत हुआ। इसके मुताबिक जीएसयू यूनिट कीनिया की मिलिट्री का हिस्सा है, पुलिस का नहीं। जमशेद खान, जो कि खुद इस एमओ डंप शूटिंग रेंज का को ओनर है, वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि ये जगह इंतहाई महफूज है। पिछले तकरीबन 10 सालों से यहाँ कोई बुरा वाकया पेश नहीं आया। और अरशद शरीफ के बारे में उन्होंने बताया कि अपनी मौत से कबल वो इसी शूटिंग रेंज पर आए थे और इसके बाद जो हुआ इसमें वो पुलिस की तायद करते हैं और वाकया भी ऐसे ही पेश आया। लेकिन इस वक्त इधर जीएसयू यूनिट का रोड बैरियर था, पुलिस का नहीं। और इन्हें यकीन है कि अरशद शरीफ पर गोली चलाने वाले का ताल्लुक भी जीएसयू यूनिट से ही होना चाहिए। कीनिया की जानिब से अभी तक पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स को इन ऑफिसर्स तक की एक्सेस नहीं दी और ना ही इनसे इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए पेश किया। इस वाक़े के बाद वकार अहमद और जमशेद खान की मुश्तरका मलकियत एमओ डंप कंपनी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल एमओ डंप शूटिंग रेंज लोगों को असला चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया था। इस शूटिंग रेंज में गैर मुल्की टूरिस्ट भी तरबियत के लिए आते थे। इस शूटिंग रेंज की मकबूलियत पूरे कीनिया और कीनिया से बाहर भी बहुत थी। ये शूटिंग रेंज इस रोड बैरियर से थोड़ी ही दूर वाक़ है जिधर अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। एमओ डंप शूटिंग रेंज में बिजली की फरहमी नहीं है। इंतजामिया की तरफ से ज़ाती तौर पर बिजली का यूनिट लगाकर इस शूटिंग रेंज को चलाया जाता है। इसी एमओ डंप शूटिंग रेंज में बहुत सी एजेंसीज जैसे रॉ, CIA और खुद जीएसयू यूनिट के लोग भी ट्रेन होने आते हैं। इंस्ट्रक्टर्स के एतबार से जिस रात अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, इसी रात तकरीबन 10 अमरीकी इंस्ट्रक्टर्स इस शूटिंग रेंज में मौजूद थे और अरशद शरीफ की तकरीबन 2 घंटे इनसे बातचीत भी चलती रही। सीसीटीवी फुटेजेस के मुताबिक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एमओ डंप शूटिंग रेंज में निकलने से पहले अरशद शरीफ इंतहाई खुशगवार मूड में इन अमरीकी इंस्ट्रक्टर्स से गुफ्तगू कर रहे थे। इस शूटिंग रेंज और रोड बैरियर के दरमियान जीएसयू ट्रेनिंग कॉलेज भी आता है। वकार अहमद के वकील के मुताबिक अरशद शरीफ से इनकी आखिरी मुलाकात इनकी मौत से कबल 2 घंटे पहले इसी शूटिंग रेंज पर हुई थी। वकार अहमद के मुताबिक अरशद शरीफ को स्पॉन्सर करने के लिए इन्हें इनके दोस्त तारक वसी, जिनका ताल्लुक कराची से है, उन्होंने कहा था। इस बयान के बाद इस पूरी कहानी में एक और बंदे की एडिशन हो जाती है। तारक वसी की जानकारी हासिल करते हुए हमें पता चला कि तारक वसी खुद एक बिजनेसमैन है। इनके बिजनेस में पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम भी है। असल में ये वो शख्स हैं जो मौजूदा CEO ऑफ कराची किंग्स हैं। वकार अहमद के मुताबिक अरशद शरीफ की खैरियत मालूम करने के लिए इस पूरे अरसे में तारक वसी का इससे राब्ता होता रहा था।
वकार अहमद ने यह भी बताया कि जब अरशद शरीफ की मौत की खबर उन्होंने तारक वसी को बताई तो इसके फौरन बाद सुलेमान इकबाल, जो के ऑनर ऑफ एयर वाई हैं, इनकी कॉल आई और मुझसे इस खबर की तस्दीक करने को कहा और मैंने इन्हें भी बताया कि अरशद शरीफ एक पुलिस के नाके पर गोली लगने से हलाक हो गए। वकार अहमद के इस बयान के बाद पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन टीम ने तारक वसी से इसके मुतल्लिक जवाब दायर करने को कहा, लेकिन अभी तक तारक वसी की तरफ से कोई जवाब दायर ना हो सका। इसके बाद वकार अहमद और खुर्रम अहमद के लॉयर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई और सवाल उनसे ज़ाती तौर पर करने से रोक दिया और तहकीकाती टीम को अपने क्लाइंट वकार अहमद और खुर्रम अहमद की तरफ से ये इसरार किया कि इनके क्लाइंट इस मामले में मासूम हैं और जैसा कि पुलिस बयान कर रही है, ये कत्ल भी मिस्टेकन आइडेंटिटी के तौर पर ही कबूल कर लेना चाहिए। जैसे जैसे पुलिस से तहकीकात होती रहेगी, मेरे क्लाइंट इस मामले से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लॉयर के मुताबिक पाकिस्तान को भी पुलिस के बयानिए को कबूल कर लेना चाहिए और बिला वजह मिस्टेकन आइडेंटिटी के केस को कॉम्प्लेक्स केस बनाने से इज्तनाब करना चाहिए। इस हादसे के बाद जब पाकिस्तान की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया और वकार अहमद और खुर्रम अहमद की तफ्तीश की डिमांड भी कीनिया की हुकूमत के सामने रखी गई, तो वकार अहमद को जो सबसे पहला नुकसान उठाना पड़ा वो ये था कि अमेरिका की जानिब से एमओडम शूटिंग रेंज को $4 लाख के एवज जो ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसे अमेरिका ने कैंसिल कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। तहकीक के मुताबिक एमओडम कंपनी का अमेरिकन एंटी टेररिज्म और एंटी ड्रग डिपार्टमेंट के साथ एक ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट भी तय पाया था जो इस हादसे की नज़र हो गया। इस शूटिंग रेंज पर एमओडम की जानिब से एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग कैंप्स भी लगाए जाने थे जो सब वकार अहमद की क़यादत में मुकम्मल होने थे, लेकिन अरशद शरीफ की मौत के बाद से लेकर अब तक इस शूटिंग रेंज को बंद कर दिया गया। यहाँ से वकार अहमद और खुर्रम अहमद का बिजनेस बैकग्राउंड भी सामने आता है। एक ऐसा कारोबार जिसमें एंटी टेररिज्म के तरबियती कैंप्स के अलावा अमेरिका जैसे मुल्क के साथ इतने बड़े लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट्स होने के बाद अंदाज़ा होता है कि ये दोनों भाई कोई नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं बल्कि बाअसर शख्सियात हैं। इसके बावजूद इनकी मौजूदगी में अरशद शरीफ का कत्ल हो जाए वो समझ में नहीं आता। इस किस्म की मिलिट्री ट्रेनिंग करवाने वाले ये दोनों भाई कैसे खुद इस किस्म की ट्रेनिंग से दूर हो सकते हैं। इनके बिजनेस बैकग्राउंड जानने के बाद खुद इन दोनों भाइयों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है। यहाँ पर एक बात गौरतलब है कि अगर हम पुलिस के दूसरे बयानिए को सच भी मान लें जिसके मुताबिक पुलिस पर गाड़ी के अंदर से फायर किया गया, तो खुर्रम अहमद का बिजनेस बैकग्राउंड जानने के बाद इस बात में वजन लगता है। लेकिन अगर पुलिस के इस बयान को गलत भी समझा जाए तो कीनिया की पुलिस के अलावा GSU यूनिट जो कि मिलिट्री विंग है, इस पर लगने वाले इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम ये भी था कि वो अपना असला एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के लिए माफिया को बेचते हैं। तो यहाँ ये भी शक पैदा होता है कि खुद खुर्रम अहमद ने ऐसा असला GSU यूनिट से लेकर अरशद शरीफ को कत्ल किया हो और इसी असले की गोली के सबब ये साबित हो रहा हो कि पुलिस की गोली लगने से अरशद शरीफ की मौत हुई। वकार अहमद और खुर्रम अहमद जैसे बाअसर बिजनेसमैन के लिए कीनिया की SSU यूनिट यानी कि पुलिस और GSU यूनिट यानी कि मिलिट्री विंग में से किसी एक ऑफिसर को खरीद के ऐसा हादसा करवाना मुश्किल नहीं। ये एक मफरूज़ा ही है, लेकिन हक़ाइक़ जानने के बाद शक के घेरे में ये दोनों भाई भी आते हैं। ताहम अभी तक वकार और खुर्रम अहमद की जानिब से इनके वकील के ही बयान सामने आते हैं और बयानात के बकौल पुलिस के इस एक्शन को सच मानने पर जोर भी दिया जाता है, वरना पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन टीम के आगे तफ्तीश के लिए पेश होने में कोई आर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस से ज़्यादा इंफॉर्मेशन खुद इन दोनों भाइयों के पास
होनी चाहिए जिनके साथ इनके ही अपार्टमेंट में अरशद शरीफ ने अपनी जिंदगी के आखिरी 7 दिन गुजारे थे। इन दोनों भाइयों की खामोशी इस केस को मजीद कॉम्प्लेक्स कर रही है। इस हादसे के फौरन बाद पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से अरशद शरीफ की डेड बॉडी के अलावा अरशद शरीफ के मोबाइल और लैपटॉप की वापसी की भी डिमांड रखी गई, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ अरशद शरीफ की डेड बॉडी ही पहुंची। मोबाइल और लैपटॉप के बारे में पुलिस का बयानिया ये सामने आता है कि ये दोनों चीज़ें मौके पर चोरी हो गई। इस बयानिए के बाद 2 ही सूरत हाल सामने आती हैं, या तो खुर्रम अहमद ने ये दोनों चीज़ें अपनी तहवील में रख ली होंगी क्योंकि गाड़ी में अरशद शरीफ के साथ वो अकेला शख्स मौजूद था, नहीं तो कीनिया की पुलिस इन दोनों चीज़ों को जानबूझकर छुपा रही है क्योंकि ऐसे मुमकिन नहीं जिस गाड़ी पर गोलियां चलाई गई हों और इसके बाद तलाशी की सूरत में अरशद शरीफ की शनाख्त की गई हो, वहां कोई और बंदा इस सूरत हाल में आकर चोरी करके चला जाए। अभी तक पुलिस की जानिब से ये दोनों चीज़ों की मौजूदगी का इनकार किया जा रहा है। इस हादसे के फौरन बाद पाकिस्तान में पीटीआई की जानिब से हुकूमती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर दबाव डाला गया कि जल्द अज जल्द इस मामले की तफ्तीश की जाए और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI को भी इस मामले की तफ्तीश करने के लिए अपनी खिदमात हाजिर करने की डिमांड की गई। अरशद शरीफ की डेड बॉडी जब वतन वापस आई तो पूरे मुल्क में गम जैसा समा बंध गया और अरशद शरीफ के जनाजे में पूरे मुल्क से लोगों ने हाजिर होकर अरशद शरीफ के इस बेईमाना कत्ल पर अफसोस जाहिर किया। जनाजे के बाद पाकिस्तान में मीडिया चैनल से लेकर गली चौक चुबारे में अरशद शरीफ की इस मौत को मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं बल्कि टारगेट किलिंग ही कहा गया। इसके पेश नज़र एक दिन पीटीआई के सीनियर रहनुमा फैसल वोडा की तरफ से हंगामी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी जाती है। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अरशद शरीफ के इस कत्ल को प्लान्ड मर्डर का नाम देते हैं और ये तक बताते हैं कि इस कत्ल की साजिश पाकिस्तान की ज़मीन पर कुछ लोगों ने बनाई। वो ये भी बताते हैं कि वो अरशद शरीफ से आखिरी वक्त तक हर दिन राब्ते में थे। फैसल वोडा के मुताबिक अरशद शरीफ के कातिल अभी भी इस मुल्क में खुलेआम फिर रहे हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बताया कि इनकी अपनी जान को भी खतरा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद फैसल वोडा को पीटीआई की जानिब से खत मौसूल हुआ जिसके मुताबिक इनकी पीटीआई की रुकनीत को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया। तहकीकाती टीम की जानिब से फैसल वोडा को भी इस मामले में मदद देने को कहा गया, जिस पर फैसल वोडा तहकीकाती टीम के सामने पेश भी हुए और अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन को इस टीम के आगे भी पेश किया। फैसल वोडा ने मीडिया इंटरव्यू देते हुए इन्वेस्टिगेशन टीम पर अपना एतमाद भी जाहिर किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में पीटीआई के एक और रहनुमा मुराद सईद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें फैसल वोडा की किरदार कशी के अलावा अरशद शरीफ को सोची समझी चाल के मुताबिक कत्ल करने जैसे संगीन इल्ज़ाम भी लगाए। तहकीकाती टीम की मालूमात के मुताबिक अरशद शरीफ का एक लैपटॉप पाकिस्तान छोड़ने से कबल वो मुराद सईद के पास छोड़ के गए थे और वो अभी भी इनके पास मौजूद है। इस लैपटॉप की मौजूदगी के मुतालिक और इस केस में मदद के मुतालिक पीटीआई रहनुमा मुराद सईद को जब लेटर लिखा गया तो उन्होंने दोनों चीज़ों से ये कहकर इनकार कर दिया कि ना तो उनके पास ऐसा कोई लैपटॉप है और ना ही उन्हें इस तहकीकाती टीम पर कोई भरोसा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स हॉस्पिटल में अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम किया गया। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद कुछ शक बकाया नहीं रहता कि अरशद शरीफ एक हादसे की सूरत में नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत मारा गया है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इनकार कीनिया के मेडिकल एक्सपर्ट सिर्फ ये कहकर करते हैं कि अरशद शरीफ पर किसी किस्म का टॉर्चर इनके मुआयने में जाहिर नहीं हुआ और ना ही इसे करीब से गोली लगी है। बहरहाल इस केस में इस पोस्टमार्टम के बाद किसी शक का गुजर बकाया नहीं रहता कि अरशद शरीफ को कत्ल करवाया गया है
और मिस्टेकन आइडेंटिटी की शक्ल देकर असल कातलों को छुपाया जा रहा है। अभी तक इस केस में मजीद मुश्किलात आती जा रही हैं। अरशद शरीफ से मुंसलिक जिन लोगों पर शक किया जा रहा है वो या तो पाकिस्तान से फरार हैं या मदद करने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि इनको इस हुकूमत और इसकी बनाई हुई तहकीकाती टीम पर एतमाद नहीं है। इसी तरह अरशद शरीफ पर बनने वाली ये रिसर्च वीडियो ख़त्म होती है। हमारी इस कोशिश को सराहने के लिए हमारा चैनल अनसीन रियलिटी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपने दोस्त मोहम्मद उमर कियानी को इजाज़त दें। जल्द मिलते हैं एक और रिसर्च वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।